वीकेंड के लिए अगर बाहर गए थे देश से तो बाहर जब वापस आ पाए तो समझिए ये देश बदल चुका है और इस तरह के नज़ारे देखने को मिले जो भारत में दशकों से देखने को नहीं मिले। तालिबान जिस तरह का महिला विरोधी उसका तमाम रवैया रहता है अफगानिस्तान में, वही रवैया यहाँ भी देखने को मिला। आखिर क्या मजबूरी है कि तालिबान से बातचीत कर रहा है भारत? उनको दिखाया कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जहां एक भी महिला ना हो। कि भारत की महिला पत्रकारों ने झुका दिया तालिबान को कि बिना हिजाब के वहां पर मौजूद थी। अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उनको इंस्ट्रक्ट करें कि जो भी प्रोग्राम विदेश मंत्री साहब रखने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत ये होना चाहिए। कि आप इतने बड़ी सेमिनरी में जाएंगे जहां ये स्टूडेंट्स है तो ऑब्वियसली घेर लेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। तो ये वीडियोस इतने जारी, इतने मतलब बिग स्केल पे किया, ये मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था। और झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऐसे में किस तरह का अवसर देख रही है मोदी सरकार तालिबान से एंगेज करने की वजह? एक ऐसा जरिया है जो भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। पहले ये सोच थी कि चाबहार, ईरान, अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया को अगर कनेक्ट करना है तो ये इसी तरह से होगा कि तालिबान के साथ अच्छे संबंध हो। देखिए, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये पुराना एक रिवाज है डिप्लोमेसी में। तो एक रिश्ता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा चुका है, इसलिए जल्दबाजी में मैं कुछ करूं तालिबान के साथ। ये मुझे एक पैनिक रिएक्शन किस्म की डिप्लोमेसी लग रही है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अगर आप शनिवार रविवार यानी वीकेंड के लिए अगर बाहर गए थे देश से तो बाहर जब वापस आ पाए तो समझिए ये देश बदल चुका है। देश इतना बदल चुका है कि तालिबान के जो मंत्री हैं वो भारत आए, उनके साथ विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, वो देवबंद गए और इस तरह के नज़ारे देखने को मिले जो भारत में दशकों से देखने को नहीं मिले। यानी भारत की तमाम तरह की नीति, मैं कहूँगी घरेलू नीति, विदेश नीति, सब में इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी है कि जो लोग भाजपा को, उसकी सरकार को, नरेंद्र मोदी को भी पिछले 11 साल से देख रहे हैं वो हैरान हैं और उससे भी ज़्यादा परेशान हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि तालिबान से बातचीत कर रहा है भारत? न सिर्फ की बातचीत कर रहा है एक डिप्लोमेटिक राजनयिक स्तर पर, बल्कि इसके अलावा जिस तरह से अपनी पूरी पीठ मोड़कर, या मैं कहूँगी एक सजदे में आकर उनकी हर तरह की मांगे मानकर, तालिबान जिस तरह का महिला विरोधी उसका तमाम रवैया रहता है अफगानिस्तान में, वही रवैया यहाँ भी देखने को मिला। और ये सब कुछ बर्दाश्त किया गया कि उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आने की इजाज़त नहीं थी। ये सब कुछ बर्दाश्त किया गया और बाकायदा इस बात को हमारे विदेश मंत्री ने डिफेंड भी किया जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो ये तो समझ में आता है कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसके साथ बातचीत ज़रूरी है। अब जो भी वहाँ सरकार होगी उससे बात करनी ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से अपने तमाम उसूलों को, अपने संवैधानिक मूल्यों को, हमारे देश के मानवाधिकार के जो तमाम ट्रेडिशंस रहे हैं उन सब को झुकाकर जो मोदी सरकार ये बातचीत कर रही है उसको किस तरह से समझा जाए, इसी को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और एक तरह का ड्रीम पैनल है इस वक्त मेरे पास, क्योंकि ये दोनों मेहमान ऐसे हैं जो पिछले कई दशकों से भारत की जो विदेश नीति है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, अफगानिस्तान जा चुके हैं और इसके अलावा उसको घरेलू राजनीति से कैसे जोड़ा जाए इसको भी अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन और द हिंदू की सुहासिनी हैदर, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुहासिनी, मैं आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ, आप जितना मैं कहूँगी मजबूती के साथ टिकी रही और लगातार आपने आवाज़ उठाई कि महिला पत्रकारों के बगैर तालिबान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बाकायदा वो झुक गए, महिला पत्रकारों ने उनको झुका दिया। मुझे लगता है महिला और पुरुष पत्रकारों ने उनको दिखाया कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जहां एक भी महिला ना हो। उन्होंने लाख कोशिश की कहने के लिए कि ये तकनीकी गलती थी और इन्होंने इतना सोचा नहीं था कि जिन नामों को उन्होंने चुना था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आई थिंक 16 या 18 ऐसे पत्रकार गए थे वहां पे और उन्होंने कहा हमने सोचा भी नहीं कि शायद कोई औरत उसमें है नहीं। लेकिन उनको मानना पड़ा कि ये गलती है और उनको मानना पड़ा कि एक अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ भारत में कर रहे हो तो भारत के रीति रिवाज, कायदे, सभ्यता को भी आपको उसको उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक तरह से मीडिया सॉलिडारिटी ने ये दिखाया कि इनको मानना पड़ा।
उसी वक्त मैं कहना चाहूंगी कि हमें थोड़ी सी नाराजगी है, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि हमारी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसकी स्पष्ट तरह से इसकी निंदा नहीं की। उन्होंने सिर्फ कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई मतलब हमारा कोई रोल नहीं है। अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, लेकिन सुहासिनी इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि विदेश जो बाकी विदेशी चैनल हैं, स्काई न्यूज़ की एक पत्रकार का मैं ट्वीट देख रही थी, कह रही थी कि ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि भारत की महिला पत्रकारों ने झुका दिया तालिबान को कि बिना हिजाब के वो वहाँ पर मौजूद थीं और पहली 2-3 पंक्तियों में सिर्फ महिला पत्रकार ही बैठी हुई थीं, बल्कि स्काई न्यूज़ के पत्रकार या और भी कई और दूसरी जो महिला पत्रकार थीं, वो बाकायदा हिजाब के साथ ही हमेशा तालिबान के सामने आती हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं देख रही थी, जब फोटोग्राफी हो रही थी, उसमें हिजाब में कई महिलाएं थीं। आपको लगता है ये कोई नीतिगत पॉलिसी चेंज ले आई हैं भारत की महिला पत्रकार तालिबान के मद्देनजर? देखिए, पहले जो पत्रकार शायद हिजाब पहन रही थी, जो नॉर्मली हिजाब नहीं पहनती हैं, क्योंकि ये उनके मतलब चॉइस की बात है, जो वो पहनना चाहती हैं, उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आपको बताया गया था कि कोई ड्रेस कोड इधर अपनाया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम काबुल में भी कवर करते हैं। मैं एक्चुअली काबुल इतना तालिबान ने जब से काबुल में अपना गवर्नमेंट बनाया है तब से मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे इल्म नहीं था। तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी हम कवरेज करते हैं, तो इसलिए हम इस तरह से ये हिजाब पहन के आए हुए हैं। लेकिन हमें नहीं बताया गया था। और मैं इतना कहूंगी आरफा, आपने भी इतने सालों से ये इश्यूज कवर किए हैं। हमने इंडिया में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू, उन ईरानियन एम्बेसी के अंदर, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू, सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के, सऊदी एम्बेसी के अंदर सबका इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने अटेंड किए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि भारतीय महिलाओं को इस तरह या तो कुछ पहनना चाहिए या महिलाएं आ नहीं सकती हैं। भारत में भारत की रीति रिवाज और जैसे मैंने कहा, सभ्यता को मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है यही उन्होंने फाइनली मान लिया। जो भी मैंने देखा कि पहले दिन के बाद बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने एक तरह से हमको मैंसप्लेन या अफगानस्प्लेन किया कि देखिए ये इनके अंदर अंदरूनी मामले हैं, ये इनके अपने एम्बेसी के अंदर हैं, तो इनको कोई जरूरत नहीं है कि इंडियन लॉज के तहत जाएं। मैं उनसे कहूंगी एक बार फिर से वियना कन्वेंशन पढ़ लें। वियना कन्वेंशन उनके हिफाजत के लिए है, एम्बेसी के जो वहां रहते हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि उनके लॉज सिर्फ उनके लॉज वहां पे लागू होंगे, या कि वो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, कुछ उनके बारे में कह नहीं सकती है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वियना कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉज और लॉ ऑफ द लैंड का जिक्र करती है। जी हाँ, मैं राजनयिक सवालों पे भी आऊंगी, पाकिस्तान के एंगल पे भी आऊंगी, देवबंद क्यों गए और क्या जाने दिया गया, या ऐसी चाह हुई कि वाकई जाते हुए दिखने भी चाहिए तालिबान। जिस तरह के वीडियो और जिस तरह के पिक्चर्स हमने देखी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसको लेकर एक तरह का रिएक्शन भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, हमको ये फैसला करना होगा कि आतंकवादियों का समर्थक कौन है और मानवता का समर्थक कौन है। इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाले वही व्यक्ति जब उनकी सरकार होती है तो वो तालिबान के आगे कैसे लाल कालीन बिछा रहे हैं, और या फिर मैं कहूँ हरा कालीन बिछा रहे हैं। ये जरूर इसमें बातचीत होगी कि क्या राजनयिक मजबूरियां हैं या राजनयिक जरूरतें हैं। लेकिन सिद्धार्थ ये बताइए, विदेश मंत्री राहुल गांधी के ट्वीट को कोट करते हुए ये कहते हैं कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आगे बाधित हैं, कि हमें तो उनको पूरी आज़ादी देनी थी, हमारी ज़मीन पर ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो एम्बेसी है या हाई कमीशन है उसका अपना अधिकार क्षेत्र है कि वो उस बिल्डिंग के अंदर, उस परिसर के अंदर जो चाहे करे। मैं कहूँगा कि भारत सरकार, मोदी सरकार जो है, इनके हाथ में पूरी तरह से ये कैपेसिटी थी, ये ताकत थी, ये अधिकार था मुत्तकी साहब के आने से पहले, तालिबान के नीतियों को मद्देनजर रखते हुए, कि वो मुत्तकी साहब और अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है उनको इंस्ट्रक्ट करें कि जो भी प्रोग्राम विदेश मंत्री साहब रखने वाले हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एम्बेसी में हो, कहीं और हो,
भारतीय संविधान के अंतर्गत ये होना चाहिए। और जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, किसी भी हालत में ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। अगर विदेश मंत्रालय को ये जानकारी नहीं थी कि मुत्तकी साहब और मुत्तकी साहब की जो मिनिस्ट्री है ऐसा रवैया करने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि लानत हो एक ऐसे मंत्रालय पे। आपकी इंटेलिजेंस, आपका पॉलिटिकल एनालिसिस पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये क्लेम करना कि हमको पता नहीं और ये उनकी जमीन है, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा 2014 जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरह से ऐतिहासिक कदम उठाया कि जनूबी एशिया के सारे जो लीडर्स हैं, दक्षिण एशिया के सारे लीडर्स को स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए बुलाया गया। और नवाज शरीफ साहब जो उन दिनों पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनको ये संदेश पहुंचाया गया कि देखिए आप अपने एम्बेसी, अपने हाई कमीशन में मेहरबानी करके हुर्रियत के जो लीडर हैं उनसे आप मत मिलिए। पाकिस्तान अगर बोलता, यही तर्क इस्तेमाल करते हुए जो आज विदेश मंत्रालय से सुनने को आ रहा है कि भाई हाई कमीशन की जमीन जो है ये पाकिस्तानी जमीन है, इसमें पाकिस्तानी लॉज चलेंगे, इस पे आप दखल अंदाजी न करें, तो हम लोग क्या जवाब देते फिर? तो मतलब एक रूल आपने तब, मतलब आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप प्लीज आने से पहले ये इस बात को मान लें कि हमारी सेंसिटिविटीज हैं और हम नहीं चाहते कि आप हुर्रियत से मिलें। ये अलग बात है कि उस पर डिबेट हो सकता है। मुशर्रफ, वाजपेयी साहब के टाइम में मुशर्रफ हुर्रियत से मिले, और वाजपेयी कोई कम देशभक्त या कोई कम हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नहीं है मोदी साहब के तुलना में। उस पर डिबेट अलग हो सकता है। लेकिन जब आपने एक बार ये बात स्पष्ट कर दिया कि भाई आपके हाथ में है वो कमान, आपके पास वो अधिकार है ये विजिटिंग फॉरेनर को बताने के लिए, तो आपने उस अधिकार को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिल्कुल, बेहतरीन बात है, आपने अच्छी बात याद दिलाई। और याददाश्त इसलिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेट के दौर में, तजुर्बा और याददाश्त याद दिलाना उन हुक्मरानों को जो शायद चाहते हैं कि हमारी याददाश्त ख़त्म हो जाए, हमें कुछ भी याद ना रहे। बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कई सवाल हैं मेरे पास और वक्त बहुत कम है। सुहासिनी, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि जो ये देवबंद का पूरा कनेक्शन है, मैं समझती हूँ कि अपने आप में ये बड़ी एक ग्लैमरस स्टोरी है, टीवी ने भी इसको अपने हिसाब से कवर किया है। खासकर मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सांप्रदायिक कम्युनल टारगेटिंग रही कि तालिबान वहां पर पहुंचे। लेकिन एक और बहुत गजब का एक नज़ारा देखने को मिला, वो ये कि बीजेपी के आईटी सेल के लोग और बाकायदा बीजेपी के समर्थक और उनके नेता तालिबान को डिफेंड करते हुए नजर आए कि हाँ, उनको देवबंद जाना ठीक बात है। तो पहले बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि तालिबान के देवबंद जाने को, जिसका कनेक्शन सिर्फ भारत से नहीं है, पाकिस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है, अफगानिस्तान से भी है, तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये एक जो सेंटर ऑफ लर्निंग है और इस्लामिक एजुकेशन है, इसका अपना महत्व है। लेकिन तालिबान को नापसंद करने वाले लोग वो ये कहते हैं कि इसका एक टेररिज्म का कनेक्शन ये कि क्या देवबंदी विचारधारा से प्रभावित होकर तालिबान ये इस तरह से वायलेंस करते हैं। पाकिस्तान में तो बाकायदा इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि वहाँ इस तरह के मदरसे चलाए जाते हैं जहाँ बाकायदा करिकुलम में जिहाद पढ़ाया जाता है। ऐसे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट है कि भारत की सरकार ने इस बात की इजाज़त दी कि तालिबान जाके देवबंद में वहाँ लोगों से मुलाकात करें। आरफा, जहाँ तक मुझे पता है, आई एम नो स्कॉलर ऑन दिस, जो दारुल उलूम सेमिनरी वहाँ देवबंद में है, वो एक जैसे स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल रूट्स माने जाते हैं इन सब मूवमेंट्स की, और तालिबान जो है एक देवबंदी स्कूल का माना जाता है। तो स्पिरिचुअल बातों में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना जरूर मुझे पता है कूटनीति के तौर पे कि पिछले कई बार मुझे पता चला है जब अफगानिस्तान के नेताओं ने पूछा था कि क्या हम देवबंद जा सकते हैं, क्योंकि ये 2021 के पहले, तालिबान के आने से पहले एक ऐसी मतलब कैंपेन शुरू हो गई थी कि जो भी सेमिनरीज हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में लेकिन और भी जगहों में, उनसे एक तरह का फरमान जारी किया जाए या एक तरह का इंटरप्रिटेशन दिया जाए
कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग तालिबान कर रहा था और अलग तरह के दहशतगर्दी, टारगेटिंग और टेरर अटैक्स और इंडियंस पे बहुत पर्टिकुलरली तालिबान ने निशाना साधा था। आपको याद होगा 2008 में इंडियन एम्बेसी पे अटैक हुआ था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वरिष्ठ ऑफिसर उसमें उनकी फौत हुई थी, वो फौत हुए थे। और फिर एक मेजर मेहता थे, ब्रिगेडियर मेहता थे, वो भी उनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा हेरात में और भी कॉन्सुलर मिशंस पे हमला तालिबान ने किया था। हमारे जो वर्कर्स थे वहां तो मतलब इतने सारे अटैक्स थे जो इंडियन वर्कर्स पे हुए, इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सदीकी पे हुआ, जहां इंडिया को टारगेट किया गया था। तो वो चाहते थे कि तालिबान को एक फरमान भेजें या स्टेटमेंट भेजें कि ये सब इस्लाम में जायज नहीं है। तो वो आए थे इधर, नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी आए थे, मिनिस्टर लेवल तक आए थे, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि कैन वी गेट परमिशन टू गो टू देवबंद, और इनको बिल्कुल सख्त मना कर दिया था। बल्कि एक जो आई थिंक मिनिस्टर फॉर हज थे, जिन्होंने कोशिश की थी अपने आप जाने के लिए ऑन अ पर्सनल विजिट टू देवबंद, जब वो वापस आए तो बहुत नाराजगी जताई गई उनके खिलाफ। तो अगर पहले 2021 के पहले कोई भी जैसे अफगान या फॉरेनर को इस तरह की मंजूरी नहीं दी जा रही थी टू गो टू देवबंद, इट वाज कंसिडर्ड टू सेंसिटिव कि आप हमारे जो रिलीजियस सेमिनरीज में हैं, आप बाहर से आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो क्या वजह थी कि गवर्नमेंट ने मौलवी आमिर खान मुताकी को बाकायदा पूरा मतलब प्रोटोकॉल के साथ, आपको शायद पता हो कि हाईवे को बंद कर दिया था, वहां पहुंचते ही पुलिस ने उनको एक सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, और ये वीडियोस जारी किए गए थे कि वो इतने मतलब लोगों से घिरे हुए हैं। ऑब्वियसली आप इतनी बड़ी सेमिनरी में जाएंगे, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा सेमिनरी है या उनमें होगा, कि आप इतने बड़ी सेमिनरी में जाएंगे जहां ये स्टूडेंट्स है, तो ऑब्वियसली घेर लेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। तो ये वीडियोस इतने जारी, इतने मतलब बिग स्केल पे किया, ये मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था, और बहुत लोग हैं जो इस पे नाराजगी जता। सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ आप इस पे जरूर आएं और टिप्पणी कीजिए कि क्या कोई भी विदेश नीति का कोई ऐसा पहलू 11 साल में नहीं रहा जिसको कि घरेलू राजनीति से ना जोड़ा जा सके। जब ये तस्वीरें आती हैं कि बहुत सारे लोग सफ़ेद कपड़े, कुर्ता पजामा पहन के और दाढ़ी टोपी के साथ, मुतक्की साहब जो कि लगभग वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे देवबंद में लोग पहनते हैं, और उनका मिलन हो रहा है, कार पे हम देख रहे हैं लोग टूट पड़ रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वहाँ लड़के जो देवबंद में पढ़ते हैं और आसपास के इलाकों के लोग भी तालिबान के इन मंत्री से मिलते हैं, तो ये आम जो मन मानुष है उसमें किस तरह की भावना जाती है? इससे क्या प्लानिंग, क्या रणनीति आपको नजर आती है मोदी सरकार की? ये बड़ा दुरुस्त सवाल है आपका आरफा जी। मैं समझता हूं कि कूटनीतिक, राजनयिक आपके जो भी मजबूरियां हो, और उस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत सरकार तालिबान से रिश्ते मजबूत क्यों बनाना चाहती है, इसकी वजह क्या है, इसके इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एक लेवल पे होता है और एक पॉलिटिकल प्रमोशन दूसरे लेवल पे होता है। देखिए, तालिबान जो है ये विचारधारात्मक या दीनी एंगल से अगर देखा जाए तो ये देवबंदी तंजीम माने जाते हैं। लेकिन ये ऐसे तलबा हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई गुना ज्यादा जो है वो देवबंद से आगे भाग चुके हैं। और तालिबान जैसी तंजीम आपको हिंदुस्तान में देवबंदीज के इर्द गिर्द आपको नहीं मिलेगा। तो ये जब एक बात होती है कि भाई छात्र अपने पुराने स्कूल में जाके मत्था टेकने चाहता है, लेकिन ये वो बात नहीं है। यहाँ पे तो स्टूडेंट कॉलेज से आगे दौड़ चुका है। कॉलेज जो चीज पढ़ा रहा है और तालिबान जो चीज प्रैक्टिस में कर रहा है, जिसको फैलाने का काम तालिबान कर रहा है, आपने मुतक्की को जो इस रेजीम का एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपने उसको फुल ऑनर्स के साथ वहां जाने दिया, जबकि जैसे सुहासिनी ने कहा कि प्रीवियसली जहां पे आपको एक अच्छी वजह थी
काबुल अथॉरिटीज को वहां तक ले जाने का आपने नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एज ए नुमाइश, मतलब तालिबान को एज ए नुमाइश पेश करना, एक स्पेक्टिकल बनाना, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के सियासत से मैं इस चीज को जोड़ता हूं। और बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दरअसल में मोदी साहब ये समझते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे मैं जितना जूस निचोड़ सकता हूं तालिबान से मैं करूंगा। और जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई देखो, जैसे ऑपोजिशन पार्टी कह रहा है कि भाई आपने तो 180 डिग्री टर्न ले लिया, आपने कहा कि भाई तालिबान से कभी हमारा रिश्ता नहीं होगा, गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता। वो जो उनका क्लिप बार बार चल रहा है और ऑपोजिशन वाले चला रहे हैं, इसकी कोई खास परवाह मुझे लगता नहीं मोदी साहब को है। अंतर्विरोध को वो धूल की तरह अपने कपड़ों से हटा देंगे। लेकिन अगर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है बीजेपी का, कि हिंदू मुस्लिम के बीच में ध्रुवीकरण इंट्रोड्यूस करना और पुश करना, पोलराइज करना, हिंदुओं को बताना कि भाई मुसलमान दरअसल में हम जैसे नहीं है, ये अलग किस्म के लोग हैं, इनकी लॉयल्टी कहीं और है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में लगा कि ये जो एक नुमाइश के तौर पे उनको वहां पे ले जाना, ये पूरी तरह से जानते हुए जी कि आपकी मीडिया वहां पहुंच जाएगी, लोग वहां पे क्यूरियोसिटी होगा, लोग देखना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो एक नजारा आपने और बना इसके दिया अलावा है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत दिलचस्प और शानदार तरीके से आपने इस पूरी बात को समझाया और बात समझ में आई है। और इसके अलावा मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पूरा इकोसिस्टम, यानी एक तरफ सरकार इसकी इजाज़त देती है, सुहासिनी ने कहा कि कैसे पूरा जो फ्लाईओवर है वो बंद कर दिया गया, हाईवे बंद कर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये भी हमने देखा, वो तस्वीरें भी वायरल हुई। और उन्हीं के जो लोग हैं, उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं भारत के लिए ये बहुत खतरनाक है, भारत में कट्टरपंथ को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए, भारत में तालिबानी सोच यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं उन्हीं के समर्थक, इसी सरकार के समर्थक। आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सुहासिनी आपके साथ शुरुआत करूंगी और संक्षेप में बहुत, वो ये कि राजनयिक क्या मजबूरी है इसमें, पाकिस्तान का खासकर जो एंगल है जिसमें दोनों देशों के बीच अब बहुत ही हिंसक झड़पें हो रही हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऐसे में किस तरह का अवसर देख रही है मोदी सरकार तालिबान से एंगेज करने की वजह? जरूर आरफा, मैं कहूंगी कि काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट तालिबान के साथ इंगेज करना चाह रही है और अब अपना रिलेशनशिप को अपग्रेड करना चाह रही है। जयशंकर जी ने कहा है कि अब एम्बेसी बनेगी वहां पे, रीएस्टैब्लिश होगी वहां काबुल में। एक रीजन डेफिनेटली ये है कि इस माहौल में जहां पूरे साउथ एशिया में हम देख रहे हैं काफी अनबन है और भारत के भी दोस्त थोड़े कम होते जा रहे नजर आ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि तालिबान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो चाहते हैं। दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान एक ऐसा जरिया है जो भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। पहले ये सोच थी कि चाबहार, ईरान, अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया को अगर कनेक्ट करना है तो ये इसी तरह से होगा कि तालिबान के साथ अच्छे संबंध हों। तीसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप जो दिन ब दिन एक्चुअली खराब होती जा रही है और अभी इनके क्लैशेस हुए हैं, तो वहां पर इंडिया डेफिनेटली कहना चाहती है कि माय एनिमी इज माय फ्रेंड। और ये पहले भी हो चुका है कि जो भी अफगानिस्तान की हुकूमत है उसके साथ वो किसी तरह का ताल्लुक रखना चाहते हैं। लेकिन आज तक भारत की सरकार ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, यूनाइटेड नेशंस ने आज तक रिकॉग्निशन नहीं दी है। पूरे दुनिया में एक ही देश है जिसने रिकॉग्निशन दी है, वो है रूस। तो मुझे लगता है कि भारत सोचता है कि रूस ने अगर ये पहल कर ली है तो अगला नंबर शायद चीन या पाकिस्तान का होगा और दूसरे गल्फ कंट्रीज का होगा, जहां पे तालिबान की एम्बेसी बनी हुई है, वहां पे तालिबान का जो एमिराती झंडा है, जो मिस्टर मुताकी कहते हैं ये जिहाद का झंडा है, वो ऑलरेडी फहराया गया है। आज तक भारत में दिल्ली में, राजधानी में तालिबान का झंडा नहीं फहराते हैं, अफगानिस्तान एम्बेसी पे बाकायदा रिपब्लिक का झंडा फहराते हैं। तो इंडिया शायद समझती है कि अगर चीन और पाकिस्तान इतनी पहल करने वाले हैं और रूस तो कर चुका है, तो भारत को पीछे नहीं समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो चाहिए। चुका है। सिद्धार्थ, एक छोटी सी टिप्पणी 40 सेकंड के अंदर इसी सवाल का जवाब। देखिए, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये पुराना एक रिवाज है डिप्लोमेसी में। मुझे कोई हर्ज नहीं अगर भारत सरकार इस दिशा में सोच रहा है, लेकिन दो बातें हैं। सबसे पहले कि एक ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं होना चाहिए। आपने
2-3 दशक से ज़्यादा आपने अफ़गानिस्तान के लोगों से रिश्ता बनाया है और तालिबान के आने के बाद आपको याद होगा कि आपने मेडिकल वीज़ाज़ देना बंद कर दिया। जो अफ़गानी बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे, उनके वीज़ाज़ आपने बंद कर दिए, उनके स्कॉलरशिप्स आपने बंद कर दिए। तो ऐसा कैसा रिश्ता आप बना रहे हो जहाँ पे आप वहाँ की हुकूमत से एक मजबूत डिप्लोमेसी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, जो असली भारत के चाहने वाले हैं, जिनके साथ हमारा एक रिश्ता है, उनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक अनबैलेंस मुझे लगता है कि रिलेशनशिप है। और मैं आखिरी टिप्पणी आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसी एक मुझे पॉलिसी लगती है जो बहुत गहराई से सोची समझी स्ट्रेटेजी नहीं है। आप करें, लेकिन एक मौका परस्त किस्म का जो एक रिश्ता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा चुका है, इसलिए जल्दबाजी में मैं कुछ करूं तालिबान के साथ, ये मुझे एक पैनिक रिएक्शन किस्म की डिप्लोमेसी लग रही है, बजाय ये कि आपने एकदम स्ट्रेटेजिकली डिटेल में सोचा समझा और कोई ऐसे बहुत बहुत रणनीति शुक्रिया तय आप दोनों मेहमानों का। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।